वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का कैसे बनता है वो बताया था। आप लास्ट ईयर बनाते थे एक्सपेंस साइड इनकम साइड, लेकिन ये वर्टिकल फॉर्म में बनता है। इनकम ऊपर होती है, एक्सपेंस नीचे। अगर आप कहो तो ये इनकम साइड क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। लास्ट ईयर उठा के आप कोई भी एक्सपेंसेस लिख देते थे, वेजेस, सैलरी, लेकिन आपको पता है कंपनी में हर एक चीज हेडिंग और सब हेडिंग में आती है। तो देखना, सबसे पहले कल मैंने आपको इनकम साइड स्टार्ट कराया था कि कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल करने से जो रिसीव होता है वो सेल कंपनी में सेल को आरएफओ कहते हैं। तो सेल इसके अंडर आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा जितना भी रिसीव होता है जो कंपनी की इनकम है वो अदर इनकम में आती है। लेकिन मैंने आपको बैंकिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट तो सेल नहीं करती, उनकी सेल क्या होती है, उनकी आरएफओ में क्या आता है वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में। तो टोटल रेवेन्यू दैट मीन्स टोटल इनकम आ चुकी है। अब मैंने आपको स्टार्ट कराया था एक्सपेंस साइड। मुझे आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर आता था परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते थे, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता था। मतलब लास्ट ईयर आपको हर एक इंडिविजुअल आइटम को दिखाते थे, लेकिन आपको पता है जो मैंने मटेरियल परचेज किया है वो मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैंने मटेरियल परचेज किया है, जितना मैंने परचेज किया वो मेरा पूरा इस साल का एक्सपेंस नहीं हो सकता है मैंने उसमें से जो 1 लाख का परचेज किया 20 नेक्स्ट ईयर यूज करूं, तो नेक्स्ट ईयर यूज करूंगी तो वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा। तो जितना मैंने इस साल यूज किया वो मेरे लिए इस साल का एक्सपेंस है। तो कल मैंने कंज्यूम निकालने के लिए आपको बताया था क्या 3 चीजें यूज करनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में से में परचेज ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, तो कंज्यूम निकल आएगा। वो नोट्स टू अकाउंट्स में निकालना होता है। तो लिखते ही यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल गुड्स आपको पता है 3 टाइप्स का होता है, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो वो इसमें आएगा। लेकिन हो सकता है हम बिजनेस ऐसा कर रहे हो कि बना बनाया माल खरीदते हो, तो जो बना बनाया माल खरीदते हैं वो मटेरियल कंज्यूम नहीं लिखते, वो लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बना बनाया माल खरीदा है तो वो इसमें आएगा, क्योंकि जितना भी मैं माल खरीद रही हूं तो प्रॉफिट तो तभी निकलेगा, पहले परचेज कितने में किया है, सेल कितने में किया, तो प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन जितना मैंने माल खरीदा है वो मेरा इस साल का पूरा एक्सपेंस नहीं है। जितना मैंने इस साल बेचा है, जैसे मैंने 100 चेयर्स खरीदी थी, अगर इस साल बिकी है 80 चेयर्स, तो 80 चेयर्स कितने में खरीदी थी वो परचेज प्राइस आएगा। तो मतलब मुझे कंज्यूम की इस साल यूज कितनी हुई है, तो कंज्यूम निकालने के लिए परचेज में ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है। ठीक है, तो आपको पता है कंज्यूम निकालने के लिए परचेज में ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग लेस। तो परचेज तो इस टाइम देखो अलग है ये। अगर मैं इस परचेज को अलग लिखूं और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अलग लिखूं, तो कल मैंने आपको बताया था चेंज इन इन्वेंट्री। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल के लिए तो सीधा पूरा यही फॉर्मूला ही था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। लेकिन जो बना बनाया माल है उसके लिए परचेज अलग है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन 2 हेडिंग को मिलके बनता कंज्यूम ही है। ठीक है, तो पूरा परचेज इसमें आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन कंज्यूम निकालने के लिए जो ओपनिंग प्लस करते हो क्लोजिंग माइनस, तो चेंज इन इन्वेंट्री बन गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो वो अफेक्ट यहां दिखाया जाता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। लेकिन रॉ मटेरियल वाला तो इसमें आ जाता था। लेकिन जो बाकी स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश को भी कहते हैं, और फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, सारों की चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पर रहती है। चेंज इन इन्वेंट्री होती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो नोट्स टू अकाउंट्स में निकाल के यहाँ पड़ा रहता है वो माल। तो आपको पता है जो माल हमने खरीदा, बेशक से रॉ मटेरियल वो, बेशक से बना बनाया, वो इन 3 हेडिंग में कवर हो जाता है। जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो ये हेडिंग बनाते हैं। लेकिन जो बना बनाया माल होता है वो ये 2 हेडिंग में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस आ रहा है बच्चे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, बहुत सारी चीजें उठा के लिख देते थे। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं
उनके लिए एक हेडिंग बनती है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक एक नाम से नहीं आता, ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल हो जाता है जो जो है, एक ही नाम से यहाँ पे आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं ध्यान से सुनना कि एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने के लिए क्या हेडिंग है। एक हेडिंग तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, लेकिन इसमें आते क्या हैं, न्यू बुक में आप 1.41 पेज पे 31 इलस्ट्रेशन कल तक करा दी थी, उससे आगे बुक आगे खोल के बैठो कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में होता है जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड कंपनी खर्च कर रही होती है। तो आपको पता है, देखो एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो उसमें वेजेस, आपको पता है जो एम्प्लॉइज होते हैं एक तो मेंटली वर्क करते हैं, एक फिजिकली वर्क करते हैं। जो मेंटली वर्क करते हैं उनको तो देते हैं सैलरी, जो फिजिकली वर्क करते हैं उनको देते हैं वेजेस। ठीक है, तो एम्प्लॉइज है बेशक से कैसा भी हो, तो वेजेस दे या सैलरी दे, ये एम्प्लॉइज के लिए एक्सपेंसेस है, इस हेडिंग में आएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्लस आपको पता है टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को हम बोनस भी देते हैं, तो बोनस भी एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, उसके लिए भी हेडिंग यही रहेगी। उसके बाद आगे पढ़ो, बुक में ये लाइन से लिखे हुए हैं कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो लीव अनकैशमेंट, लीव अनकैशमेंट होता है छुट्टियों के पैसे मिलना। आपको पता है कि कंपनी में क्या होता है, एक तो होती हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होता है जैसे आपको छुट्टी ले ली तो ठीक, नहीं ली तो वो खत्म, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। एक होती है अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव होती है जैसे आपने अगर छुट्टियां नहीं ली तो उसके पैसे मिल जाते हैं एम्प्लॉइज़ को। तो आपको पता है एम्प्लॉइज़ ने जो छुट्टियां नहीं ली उसके अगर कंपनी पैसे देती है तो वो पैसे देने तो पड़ेंगे, तो वो होता है लीव अनकैशमेंट, छुट्टियों के जो पैसे मिलते हैं। तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो वो भी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। नेक्स्ट देखना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे। आपको पता है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज जब रिटायर होते हैं उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी देखा होगा कि जब एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। क्या गवर्नमेंट के पास या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि एक एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे इतना पैसा दे रही है? तो ये पैसा किस चीज़ का होता है, प्रोविडेंट फंड का होता है। एक बार ध्यान से सुनो क्या सिस्टम है इसका। आपको पता है जब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, मान लो किसी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 है, लेकिन उसको सैलरी मिलती है मान लो 44,000 और सैलरी 50 है लेकिन मिलती 44 है, उसका 6,000 पीएफ कट रहा है और ये इसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डलता है। ये 6,000 उसकी सैलरी से कटा और उसके प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता है। और आपको पता है रूल क्या है, ये जो एम्प्लॉय की सैलरी से 6,000 कटा, तो आपको ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी है तो उसकी सैलरी से कटा। रूल क्या है कि जितना इसकी एम्प्लॉयज की सैलरी से कटा उतना कंपनी भी डालेगी। कंपनी मतलब कंपनी का मालिक भी डालेगा। जितना एम्प्लॉय की सैलरी से कटा 6,000 उतना ही कंपनी के ऑनर को भी डालना पड़ता है एम्प्लॉयज के लिए। मतलब अगर सैलरी से कट रहा है 6 तो प्रोविडेंट फंड में डल रहा है 12। 6 उसकी सैलरी से कटा और 6 एम्प्लॉय के लिए कंपनी के ऑनर ने डाला, बिजनेस के ऑनर ने डाला। ठीक है, आप कहोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। यस, दिस इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है, कंपनी में एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ये चीज डाली जाती है। तो आप बताओ ये जो 6,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड पे, प्रोविडेंट फंड में किसने किया, मालिक ने किया एम्प्लॉय के लिए। तो ये जो 6,000 प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के लिए डाले, ये प्रोविडेंट फंड में ये सारा पैसा है, ये रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को दिया जाएगा। लेकिन ये जो 6,000 मालिक डाल रहा है एम्प्लॉय के लिए, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 6,000। जो उसकी सैलरी से कटा वो तो एम्प्लॉय का खर्चा है, लेकिन जो 6,000 ऑनर ने डाले ये कंपनी का एक्सपेंस है एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मालिक, बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय के लिए, तो ये बिजनेस का एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है,
तो ये भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसी तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोविडेंट फंड की तरह एक ग्रेच्युटी फंड होता है, इसमें भी कंपनी के मालिक एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए पैसा डालते हैं और वो दिया उनकी रिटायरमेंट पे जाता है। तो ग्रेच्युटी फंड में भी कंपनी के मालिक डालते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड एक्सपेंस है कंपनी का। ग्रेच्युटी फंड में भी कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आ जाए या कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, तब कंपनी के मालिक एम्प्लॉय के लिए उसमें पैसा डालते हैं, ये दिया उनकी रिटायरमेंट पे जाता है ग्रेच्युटी फंड का। प्लस कंट्रीब्यूशन, आगे एक बार वर्ड यूज करना है ग्रेच्युटी फंड के बाद सुपर एनुएशन फंड। एक्चुअली प्रोविडेंट फंड कई टाइप्स का होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ये 5 टाइप्स के होते हैं प्रोविडेंट फंड, लेकिन बनते ये सारे एम्प्लॉयज के लिए ही हैं। इसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी से भी पैसे डाले जाते हैं और कंपनी के मालिक भी डालते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो जितना एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के मालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज के लिए, तो वो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है बिजनेस का, तो इसमें आएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस दैट मीन्स एम्प्लॉयज, बुक में आगे खोल के बैठना 1.42 पेज पे भी एम्प्लॉय से रिलेटेड ही सारी चीजें मैं बता रही हूँ। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस दैट मीन्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज के कल्याण के लिए जो खर्चे हैं, लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस। कई बार कुछ कंपनी एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी भी देती है कि अगर वो बीमार हुआ, उस पर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, वाइफ, उसके पेरेंट्स बीमार होते हैं तो कंपनी खर्चा करती है वो सारा, तो ये कंपनी का एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है मेडिकल एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस, कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज को फ्री में ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कंपनी में ही मिलता है, तो ये उसके कैंटीन के एक्सपेंसेस हो गए एम्प्लॉयज से रिलेटेड। उसके बाद बच्चे एक और आ रहा है मेडिकल के बाद, ईसॉप एंड ईसॉस, एक ही बात है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, आपको मैंने बताया था कंपनी के एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है कि फ्यूचर की डेट पर वो कंपनी के शेयर्स खरीद पाएंगे। ठीक है, कि कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी ने ऑप्शन दी कि 15 साल के बाद वो कंपनी के शेयर्स खरीद पाएंगे और वो प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा, मतलब 100 वाला शेयर होगा तो 20 पे दिया जाएगा, तो कंपनी को 80 का लॉस होगा और इस लॉस को कंपनी आज ही दिखा देती है जब ऑप्शन देती है, और इस लॉस को, ये जो लॉस आगे 15 साल के बाद होने वाला है, इस लॉस को कंपनी आज ही दिखा देती है जब इशू के टाइम दिखाती है। और आपको पता है कंपनी अपने सारे लॉस कहाँ से राइट ऑफ करती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करती है, तो ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है। तो फिर ये ईसोस का जो लॉस है वो कहाँ दिखाएगी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाएगी, क्योंकि आपको पता है हम कोई भी खर्चे होते हैं, जैसे एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस फिर राइट ऑफ कहाँ से होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, कहाँ ट्रांसफर करते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आप बनाना सीख रहे हो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कहाँ लिखे जाते हैं, कौन सी हेडिंग में, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड इसमें लिखे जाते हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ईसॉप और ईसोस का लॉस दोनों इसी में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिए एम्प्लॉयज से रिलेटेड बिजनेस के एक्सपेंस। ठीक है, ये आपकी एक और हेडिंग खत्म हो गई, 4th हेडिंग एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, 7 हेडिंग है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। 4 हो चुकी हैं, 3 और रह रही हैं। ठीक है, अब निकालो इलस्ट्रेशन 32 इसके बेस पे आप एम्प्लॉयज से रिलेटेड आप सेग्रीगेट कर पाओगे, क्लासीफाई कर पाओगे। देखना 32 इलस्ट्रेशन निकाल के बैठो आगे, इसके अंदर आपको वो कहेगा कि इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस छांटो कौन कौन से होंगे। देखना, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। कह रहा है इसमें से वो आइटम आइडेंटिफाई करो जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगी, तो आप इसका आंसर लिखोगे द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो बताओ वेजेस आएगी, यस, लाइन से लिस्ट लिख देना, वेजेस आएगी। नेक्स्ट सैलरी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस,
ऑफिस एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं आएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, यस ये आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। ये तो हो गया कस्टमर को जो आते हैं उनकी एंटरटेनमेंट। उसके बाद बोनस, बोनस यस एम्प्लॉय को देते हैं, ये आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। लीव एनकैशमेंट, छुट्टियों के पैसे एम्प्लॉय को देना, यस ये एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यस ये वाला जो एक्सपेंस होता है कंपनी का एम्प्लॉय की जो ऑप्शन देती है वो भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। तो दो नहीं आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो आप इसे इस तरह से, उसने ये नहीं कहा नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, कह रहा है इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सी आइटम नोट्स एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगी। तो आप इस तरह से लिखोगे द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो इलस्ट्रेशन 32 मेरे ख्याल से सेग्रीगेट कर पाओगे, यस। उसके बाद बचे नेक्स्ट 33 इलस्ट्रेशन में। इस टाइम उसने नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को बोला है, तो आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आस्था लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोट्स टू अकाउंट्स आपको बना के दिखाना है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी तो वैसे आप बस सिर्फ बना के दिखा देना कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा। ये 33 इलस्ट्रेशन है, तो नोट्स टू अकाउंट्स 33 इलस्ट्रेशन, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, जो जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में पूरी लिस्ट यहां से लिख देना। बताओ सबसे पहला कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है, वेजेस। तो इस टाइम बच्चे वेजेस आ जाएगा, ठीक है। वेजेस बताओ टोटल कितना है, 520, ठीक है। तो वेजेस 520 दिखा दोगे, उसने बनाने को बोला है। उसके बाद है बच्चे मेडिकल एक्सपेंसेस, तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे लिख देना, आ जाएगा। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी भी आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस ये एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, पेन कागज खरीदना नो। नेक्स्ट बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस बिजनेस के बढ़ाने के एक्सपेंसेस नो, ये भी नहीं है। उसके बाद ग्रेच्युटी पेड, यस ये एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है, ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को ही पे होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में एक तो एम्प्लॉय की सैलरी से तो कटते ही हैं, जो कंपनी का मालिक डालता है कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में, वो कंपनी का एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये भी आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट है। तो जो जो आने हैं वो लाइन से यहाँ पे लिखकर टोटल कर देना, ये बन जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इस तरह से नोट्स टू अकाउंट पे सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और फिर यहाँ एम्प्लॉयज बेनिफिट में यहाँ लिख दिया जाता है। आया कैसे, वो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर लिख के जैसे बैलेंस शीट में लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गए बच्चे हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट मेरी एक और हेडिंग आ रही है, देखना बच्चे। नेक्स्ट हमारी एक्सपेंस में हेडिंग बन रही है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद फिनेंस कॉस्ट। इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, आपको पता है कंपनी बहुत सारे लोन लेती है, लोन के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ जो इनकम में आया था वो इंटरेस्ट रिसीव था, ये हम एक्सपेंस पे चल रहे हैं, जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो आपको पता है कंपनी कई तरह के लोन लेती है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। बेशक से शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट हो, बेशक से लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट हो, तो कंपनी को इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो ये कौन सी हेडिंग में आता होगा, तो कंपनी जितना भी इंटरेस्ट पे करती है वो सारा यहाँ आता है। बेशक से वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे कर रही हो, शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही हो, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही हो, बॉन्ड इशू करके भी कंपनी को लोन मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही हो। तो कंपनी कैसा भी इंटरेस्ट पे कर रही है, किसी भी तरह के लोन पे कर रही है, वो सारा फिनेंस कॉस्ट पे आता है। लेकिन फिनेंस कॉस्ट पे बच्चे दो सब हेडिंग है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, आगे बुक खोल के बैठो 1.42 पेज पे लास्ट 7 पॉइंट है, सॉरी फिनेंस कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिनेंस कॉस्ट है, फिनेंस कॉस्ट में आप देख रहे हो दो तरह के एक्सपेंस, दो सब हेडिंग है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और एक अदर बोरिंग कॉस्ट।
इसमें एक एक पॉइंट के बारे में समझाती जाती हूँ और ध्यान से समझना। सबसे पहले जो फिनेंस कॉस्ट है बच्चे, कॉस्ट ध्यान से समझना बच्चे। आपने किसी से बिल्डिंग किराए पे ली, तो आपको पता है बिल्डिंग किराए पे ली तो आपको सर्विस तो मिली है। तो बिल्डिंग किराए पे लेने की कॉस्ट क्या है? रेंट, कि आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो ये बिल्डिंग किराए पे लेने की कॉस्ट है। अब बताओ, आपने कहीं से लोन लिया, लोन लिया मतलब आपको सर्विस तो मिली है पैसे की, तो इस लोन के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो ये फिनेंस लेने की कॉस्ट है, ठीक है। तो सारा इंटरेस्ट इसी में आता है, लेकिन फिनेंस लेने की जो खर्चा है, कॉस्ट है, उसकी दो सब हेडिंग है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और अदर बोरिंग कॉस्ट। तो देखो ए और बी के नाम से, एक तो फिनेंस कंपनी जितना भी लेती है उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, कितना भी किसी भी तरह के लोन पे इंटरेस्ट दे रही है, सारा फिनेंस कॉस्ट में आएगा। हेडिंग ये सब हेडिंग है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो देखो एक बारी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट पे हो रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बेशक से ओवरड्राफ्ट पे दे रही हो। कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन को कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इशू करके भी कंपनी को लोन मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट। बॉन्ड पे इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं पब्लिक लोन पे, मतलब किसी भी तरह के लोन पे कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। फिनेंस कॉस्ट हेडिंग है, सब हेडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इसमें भी आएगा। लेकिन एक सब हेडिंग और है, अदर बोरिंग कॉस्ट। मेन हेडिंग फिनेंस कॉस्ट है, लेकिन सब हेडिंग अदर बोरिंग कॉस्ट में क्या आता है? बच्चे एक चीज बताओ, 100 वाला डिबेंचर 90 पे इशू हुआ, डिबेंचर इशू करके कंपनी को लोन मिला, 100 वाला डिबेंचर 90 पे इशू हुआ, 10 का जो लॉस हुआ कंपनी उसे किस नाम से लिखती है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। आपने इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर किया था, तो आपको पता है ये जो डिस्काउंट लॉस डेबिट होता है ये पहले साल ही राइट ऑफ हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो डिस्काउंट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो आपको पता है ये राइट ऑफ कहाँ से होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाला, तो ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है। तो ये लॉस कंपनी में कहाँ आता होगा? कौन सी हेडिंग में आता होगा? तो आपको पता है डिबेंचर इशू करके कंपनी को फिनेंस ही तो मिलता है। तो 100 वाला डिबेंचर अगर कंपनी ने 90 में इशू किया, तो ये 10 का जो लॉस हुआ ये फिनेंस की तो कॉस्ट है कंपनी की, फिनेंस लेने की है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दे रही कंपनी, ये अदर बोरिंग कॉस्ट में आएगा। लोन लेने की ये अदर खर्चे हैं, अदर लोन लेने की ये अदर कॉस्ट है, लेकिन आएगी फाइनेंशियल कॉस्ट में। तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपको पता है एक तो 100 वाला डिबेंचर 90 पे इशू करना, ये तो हो जाता है हमारा डिस्काउंट के नाम से, लेकिन 100 वाला डिबेंचर है इसकी पेमेंट करना 110 करना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस होता है, और इस लॉस को कंपनी किस नाम से दिखाती है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। और इस लॉस को भी राइट ऑफ कहाँ से करती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जब आप हर खर्चे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो तो डेबिट साइड में तो आना चाहिए। तो ये कौन सी हेडिंग में नजर आता है? तो ये यही नजर आता है, फाइनेंशियल कॉस्ट। तो आप अदर बोरिंग में पढ़ो, एक तो डिस्काउंट हो गया एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आपने राइट ऑफ किया। राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, क्योंकि डिबेंचर इशू करके कंपनी को फाइनेंस मिलता है। इसके ऊपर आपको लोन कम पे इशू किया है या ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो ये लॉस राइट ऑफ होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल कॉस्ट हेडिंग में आएंगे, लेकिन सब हेडिंग अदर बोरिंग में आएंगे, ठीक है। सेम सेकंड, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सेम डिबेंचर्स की पेमेंट अगर आप 110 कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना जो लॉस है वो राइट ऑफ कर रहे हो। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, आपको पता है कई बार जब हम बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो लोन लेने की एक प्रोसेस होती है पूरी, तो इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार कराने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन हम ये इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे। लोन फाइनेंस लेने के लिए कुछ ये अदर बोरिंग कॉस्ट में आएगा हेडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट में, लेकिन सब हेडिंग अदर बोरिंग कॉस्ट में आएगा। गारंटी चार्जेस, आपको पता है कई बार हमें लोन जब लेते हैं तो हमें किसी की गारंटर के साइन कराने पड़ते हैं, तो एक गारंटी का एक पेपर बनता है, तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं, गारंटी चार्जेस,
ठीक है, तो फिनेंस लेने की कॉस्ट है अदर बोरिंग में ही आएगी। उसके बाद कमिटमेंट चार्जेस, उसके बाद आपको पता है कमिटमेंट पेपर बनता है कि हम ये लोन कब वापस कर देंगे। अगर लोन इस टाइम पे वापस नहीं किया तो क्या क्या चीज़ें गिरवी रखी गई हैं, एक कमिटमेंट पेपर बनता है, उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं फिनेंस के। ठीक है, तो वो भी अदर बोरिंग कॉस्ट में आएगा। उसके बाद कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ये क्या है, आपको पता है जब लोन मिलता है तो एक अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र जब होते हैं, जब हमें फिनेंस मिलता है तो इसके लिए हमें कमीशन भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो डिपॉजिट कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन मतलब लोन के ट्रांसफ़र करने पर। ठीक है, तो ये भी हमारी फिनेंस लेने की कॉस्ट है, लेकिन फिनेंस पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में आता है। इसके अलावा जो बाकी खर्चे होते हैं फिनेंस लेने के वो कौन सी सब हेडिंग में आते हैं, अदर बोरिंग में आते हैं। तो इनको खर्चों को क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इससे रिलेटेड आपकी दो ही सम है फिनेंस से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से आए हैं, मैंने ये पूरा टॉपिक समझाया है तो इससे रिलेटेड आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि ये कहाँ पे आएंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस। निकालो इलस्ट्रेशन 34। ठीक है, इलस्ट्रेशन 34 स्टार्ट करते हैं बच्चे, क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है। इलस्ट्रेशन 34, आउट ऑफ द फॉलोइंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंशियल कॉस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सी आइटम फाइनेंशियल कॉस्ट के नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगी। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को नहीं बोला, कह रहा है इनमें से कौन सी आइटम फाइनेंशियल कॉस्ट के नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगी। तो आप बताओ, इसमें कहोगे द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, यस ये आएगी। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, ये भी आएगी। गारंटी चार्जेस, ये भी आएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, ये भी आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक लोन पे इंटरेस्ट, ये भी फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। एक मिनट, बीच में मैंने ना डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ लिया क्वेश्चन। गारंटी चार्जेस, उसके बाद आ रहा है बच्चे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो लोन लेने के चार्जेस नहीं है, ये तो बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीएम देता है, कैश चेक बुक देता है, उसके चार्जेस है। ठीक है, तो ये नहीं आएंगे फाइनेंशियल कॉस्ट में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, यस डिबेंचर से फिनेंस मिलता है, ये राइट ऑफ हो रहा है लॉस, ये फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक लोन, यस इंटरेस्ट कैसा भी पे हो सारा फाइनेंशियल कॉस्ट में आता है। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, यस ये भी उसी में आता है। तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट 35 इलस्ट्रेशन में आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को कह रहा है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, तो देखना फाइनेंशियल कॉस्ट का आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, तो बनाओ, कैसे बनाओगे। इलस्ट्रेशन है बच्चे ये 35, नोट्स टू अकाउंट्स। किसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है आपको, फिनेंस कॉस्ट का। फिनेंस कॉस्ट एक हेडिंग है, इसमें दो सब हेडिंग है, एक तो इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो प्लस अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। देखना एक बार ध्यान से, अदर बोरिंग कॉस्ट लाइन से पढ़ते जाना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, यस इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये इसमें आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 180। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, ये भी आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन 310। उसके बाद बच्चे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तो ये इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो सिर्फ इसमें आएगा। इसके अलावा जो लोन लेने की अदर खर्चे हैं वो अदर बोरोइंग में आएंगे, ठीक है, तो वो इसमें आएंगे।
ये हेडिंग है, ये दो सब हेडिंग है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ये इसमें आएगा, कितना है 60। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट रिसीव ऑन टर्म डिपॉजिट। बच्चे हम खर्चे वाले इस पे चल रहे हैं, ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव तो मेरी इनकम होती है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट तो खर्चों की हेडिंग है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये अदर बोरिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन को, ये इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस में। फिर आप इसका एक बार इंटरेस्ट एक्सपेंस का, एक अदर बोरिंग का टोटल कर लेना, ये आपकी बन जाएगी फिनेंस कॉस्ट। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हो। ये हमारी हेडिंग फिनिश हो जाती है बच्चे फिनेंस कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या हेडिंग बनती है हमारी, देखना बच्चे नेक्स्ट 6th नंबर पे। बच्चे लास्ट ईयर आप देखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस उठा के आप एक्सपेंसेस की सारी एग्जैक्ट नेम से लिस्ट उठा देते थे, लेकिन ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। इनकम साइड में 2 हेडिंग है, एक्सपेंस साइड में 7 हेडिंग है। तो जो भी खर्चे और लॉस हैं वो इन्हीं 7 में ही डिवाइड होंगे और कहीं नहीं आ सकते। तो मैंने आपको फाइनेंशियल कॉस्ट तक बता दिया। अब आ रहा है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या आता है ध्यान से सुनना बच्चे, आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर आप बैलेंस शीट बनाते थे, आपके पास या और इससे पहले बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है और ये बैलेंस शीट है। ध्यान से सुनना, आपको पता है जैसे यहाँ पे फर्नीचर होता था, मान लो 1 लाख का है, उसके बाद आप इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते थे। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन मान लो लगाया 10,000। आपको पता है डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट। फर्नीचर की वैल्यू ये रिड्यूस हुई, आपको पता है फर्नीचर की वैल्यू जो रिड्यूस होना ये मेरे लिए लॉस है, और हम अपने सारे लॉस स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखते हैं। तो आप उठा के इसको दूसरी बार यहाँ लिख देते थे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि हम अपने सारे लॉस एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपने खर्चे के और लॉस को राइट ऑफ किया प्रॉफिट एंड लॉस से। ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं तो वही चीज़ है, ठीक है। मतलब ये जो हम लिखते हैं तो ये राइट ऑफ की एंट्री की वजह से ही ट्रांसफर होता है। तो अब ध्यान से सुनना, आप लास्ट ईयर जो लेस करते थे और ये डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते थे, तो ये कंपनी का ही तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो टेंजिबल असेट पे जो डेप्रीसिएशन लगता है, डेप्रीसिएशन लॉस है, और लॉस कहाँ से राइट ऑफ होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब ये कंपनी का ही तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, लास्ट ईयर आप उठा के लेस करके यहाँ सीधा लिख देते थे, लेकिन अब जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो इस लॉस को कहाँ लिखोगे आप, डेप्रीसिएशन को, तो इसमें लिखोगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें लिखोगे, ठीक है, इस हेडिंग में लिखोगे। उसके बाद आपको पता है कि 2 तरह की असेट होती हैं, एक तो होती है टेंजिबल, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये टेंजिबल असेट है। लेकिन आपको पता है जो गुडविल है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये जो सारी असेट है जो इनटेंजिबल असेट है, ठीक है। कभी भी जैसे ये असेट दिखाई हुई है, आप इनके लिए, इनके ऊपर आप इनकी वैल्यू कम होने के लिए आप डेप्रीसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। इनके लिए वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। अगर फर्नीचर कम होता है तो हम वर्ड यूज कर लेते हैं डेप्रीशिएट, मतलब फर्नीचर डेप्रीशिएट हुआ है, मतलब घिसा है इतने से। लेकिन इंटेंजिबल असेट के लिए वैल्यू कम होने के लिए हम डेप्रीसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। इनकी वैल्यू अगर कम होती है जैसे, तो हम वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। ये 10 से अगर कम हुई है तो हम राइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं, तो ये 90 बची। लेकिन ये गुडविल इंटेंजिबल असेट की वैल्यू कम होना, ये भी मेरे लिए लॉस है। ये भी यहीं पे आता है गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से, गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से, ठीक है। मतलब टेंजिबल असेट के लिए वर्ड करते हैं डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, लेकिन इंटेंजिबल असेट के लिए वर्ड यूज करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए लॉस है,
एक तरह से इंटेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये राइट ऑफ होते हैं। इसका मीनिंग भी राइट ऑफ ही है, लेकिन टेंजिबल असेट के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है, इंटेंजिबल असेट के लिए राइट ऑफ। लेकिन ये जो भी वैल्यू कम हो रही है आती तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही है, ठीक है। तो अब आप कहोगे अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली में ये पूरी हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन राइट ऑफ को ही कहते हैं, ठीक है। ये पूरी हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है। इसमें सब हेडिंग है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और दूसरी है अमोर्टाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, ये सब हेडिंग है। अगर आप फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो वो तो हेडिंग तो यही रहेगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज। अमोर्टाइज करना राइट ऑफ करने को ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो डेप्रिसिएशन में आएगा। ये सब हेडिंग है, मेजर हेडिंग है ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन गुडविल के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता, गुडविल रिटर्न ऑफ वर्ड होगा, तो वो यहाँ पे आएगा अमोर्टाइजेशन में। पेटेंट रिटर्न ऑफ वो यहाँ पे आएगा, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ वो यहाँ आएगा, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। मतलब इंटेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जो उनकी वैल्यू कम होती है उनके लिए राइट ऑफ वर्ड यूज होता है। और कोई भी चीज राइट ऑफ होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो जो वैल्यू कम हो रही है इंटेंजिबल असेट की, वो लॉस राइट ऑफ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। तो अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही तो बन रहा है, तो वो कहाँ आएगा, वो तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो टेंजिबल असेट पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो यहाँ आएगा। इंटेंजिबल असेट पे जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता, गुडविल अमोर्टाइज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बता दी मैंने आपको 6th नंबर की हेडिंग। उसके बाद बचे लास्ट हेडिंग बन रही है अदर एक्सपेंसेस। लास्ट हेडिंग जो बन रही है अदर एक्सपेंसेस, मतलब आपको लगता है कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस इन 6 में नहीं आ सकता, तो वो सारे अदर में आते हैं। वो सारे किस में आते हैं, अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टोटल इनकम की हेडिंग बन गई थी। ये आपका यहां से निकलता है बच्चे कंपनी में टोटल एक्सपेंस। ये 7 लाइन से ही लिखनी होती है, आगे पीछे नहीं। पहली हेडिंग है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आता है रॉ मटेरियल, इसमें आता है बना बनाया माल जो खरीद रहे हैं। बना बनाया माल का लेकिन कंज्यूम चाहिए होता है, इसलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, चेंज इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल कॉस्ट में जो आप फाइनेंस लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो दे रही हो। अपनी टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट पे जो वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ, वो यहाँ आते हैं। बाकी एक्सपेंसेस बचे हुए अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एक बारी आप 1.44 पेज पे कुछ अदर एक्सपेंसेस की एक्सप्लेनेशन है वो बताना। पहला एक्सपेंस दिया हुआ है, एक बार ध्यान से आगे खोल के बैठना है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। आपको पता है गुड्स लाने के लिए, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, उसको लाने के लिए जो रास्ते का किराया है उससे हम कहते हैं कैरेज। अब बताओ, यहाँ तो आना है मटेरियल, मटेरियल थोड़ी परचेज कर रही है, तो मटेरियल को लाने के लिए रास्ते का किराया इसमें। ये पहले तो सारे मटेरियल वाली हेडिंग है माल खरीदने की। इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें असेट का डेप्रिसिएशन वगैरह है। तो कैरेज किस में आना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फ्रेट, फ्रेट भी रास्ते का किराया तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन करने के एक्सपेंसेस, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए फ्यूल चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, तो आपको पता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 6 में से तो किसी में भी नहीं आ सकते, तो वो किस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस। रेंट, रेंट, रेट, टैक्स, आपको पता है रेंट, जैसे अगर हम ऑफिस का रेंट दे रहे हैं तो आप 6 में से डिसाइड करो ऑफिस का रेंट किसी भी हेडिंग में आ सकता है, आप सोचोगे नहीं आ सकता, तो किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस। तो एक बारी आपने, जैसे आप सुनो बच्चे, कोई भी खर्चा, खर्चे के लिए उसने लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ, और कोई भी खर्चा राइट ऑफ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। जैसे आपको पता है बैड डेट्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, बैड डेट्स लॉस है और लॉस राइट ऑफ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बैड डेट्स कैसे, तो बैड डेट्स लॉस है, ये एंट्री में डेबिट हुआ पड़ा होता है। एट द एंड ऑफ ईयर जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये लॉस क्रेडिट हो जाता है।
और वो कहाँ लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट्स। अब मैं इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना तो रही हूँ, तो इस लॉस को, इस एंट्री को राइट ऑफ की एंट्री कहते हैं। लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, वही राइट ऑफ करना है, क्योंकि वो लॉस के बैलेंस को खत्म कर दिया, लॉस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को कहाँ लिखो, बैड डेट्स। तो ये तो मटेरियल माल खरीदना है, या एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या इंटरेस्ट है, या असेट का डेप्रिसिएशन है, तो किस में आएगा, बैड डेट्स। तो एक बारी आपने ये जो अदर एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट दी हुई है, इसका एक एक एक्सपेंसेस सोचना है कि आपको ये समझ आ गया कि ये अदर एक्सपेंसेस में क्यों आ रहा है। ठीक है, तो एक बार सोचना, अगर कोई भी ऐसा डाउट होता है तो मुझसे लाइव क्लास में ले लेना कि अदर एक्सपेंसेस में आना है। ठीक है, अब निकालो इलस्ट्रेशन 36। Out of the following, identify the item to be shown in notes to accounts on other expenses। कह रहे इसमें से कौन सी आइटम अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी, तो सिर्फ छांटनी है। यस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट दिया है, तो 6 में से देख लो किसी में नहीं आ सकता रेंट, तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरनेट एक्सपेंसेस, हमने मतलब इंटरनेट लगवाया हुआ, नेट लगवाया हुआ, तो उसके एक्सपेंस, तो 6 में से किसी में नहीं आ सकते, अदर एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड, गुड्स लाने के लिए रास्ते का किराया, तो डेफिनेट अदर एक्सपेंसेस। सैलरी नहीं आ सकता अदर, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो इसमें आएगा। लीव एनकैशमेंट, छुट्टियों के पैसे हम एम्प्लॉय को देते हैं, वो भी इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड, आपको पता है कमीशन, हम जैसे माल बेचते हैं तो उसके लिए हमें एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, तो कमीशन अलाउड, तो इसमें तो किसी में नहीं आ सकता, तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमने बैड डेट्स का लॉस राइट ऑफ किया है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, तो ये कहाँ पे आएगा, बैड डेट्स का लॉस और किसी में तो नहीं आ सकता, तो अदर एक्सपेंसेस में ही लिखा जाएगा ये लॉस। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस होती है कि एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी अपने अकाउंट्स चेक कराती है सीए से। जब अकाउंट्स चेक करने की प्रोसेस को कहते हैं ऑडिटिंग, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द अकाउंट्स इज ऑडिटिंग, और जो हमारे अकाउंट्स को चेक करता है उसे कहते हैं ऑडिटर। अकाउंट्स चेक करने के लिए जो फीस लेता है वो ऑडिट फीस, तो ये एक्सपेंस है, तो ये पहले 6 में से तो किसी में भी नहीं आ सकती, अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर टेंजिबल असेट है, उसका डेप्रीसिएशन इसमें आएगा, डेप्रीसिएशन अमाउंटाइज, ये नहीं आएगा अदर में। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इंटेंजिबल असेट है, उसका अमोटाइज मतलब राइट ऑफ होना, तो इंटेंजिबल असेट का वैल्यू कम होना वो भी इसमें आएगा अमोटाइजेशन में, डेप्रीसिएशन एंड अमोटाइजेशन अदर में नहीं आएगा। तो उसने ये छांटने को कहा था कौन कौन से अदर में आएंगे, तो आपने लिखना है द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ अदर, तो जो जो आने हैं सिर्फ उसका नाम लिखना है। 37 नेक्स्ट देखो बच्चे एक बारी, अंडर विच आइटम, मतलब अब मैंने ना इस चैप्टर के अंदर बच्चे मैक्सिमम सब कुछ बता दिया, बस 3 इलास्ट्रेशन रह रही हैं, 37, 38, 39, ये अब हम करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बताते जाना कि ये कहाँ कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें 39 तक ही हैं, हमने 36 तक कर दिया है। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 37, 38, 39 हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।